बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो दे वांट, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद सिर्फ द फ्लोर इज़ ओपन टू देम। वो ये है कि आप इन्हें किसी तरह ये समझा पाएँ, बिकॉज दे सीम एक्सट्रीमली एजिटेटेड मेरे साथ इनफॉर्मल इंटरेक्शन में, कि जी हमारा मुस्तकबिल, हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे रोज़गार का क्या होगा। तो प्लीज़ उसको आप अगर मुख्तसर तरीन अल्फाज में एड्रेस कर दें तो देन द फ्लोर इज़ ओपन टू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्जिद साहब आपका शुक्रिया, मैं ज़ाबिस का इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, सबसे भरकर जो तलबा मेरे सामने आज मौजूद है, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुरू अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एक पूरा मंशूर भी तैयार किया है इलेक्शन के लिए, लेकिन जिस सेगमेंट से मैं बहुत जिसका मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं इसके बारे में आपसे बात तफसीलन में करना चाहूँगा, और वो मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है। इसको मैंने ख़ुद तैयार किया। मैंने चंद एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, जिनसे हमने जब हुकूमत में थे काम लिए थे, जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाने की बात थी, या हुकूमत सिंध में जो गुर्बत का मुकाबले करने के कुछ मंसूबे हैं हमारे, या सोशल प्रोटेक्शन मंसूबे हैं हमारे, उनके साथ हम इंगेज करते हैं। उनके साथ मैंने ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, और हमने जो पाकिस्तान के जो हम समझ रहे थे मेन इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले हमने आपस में बैठ के आइडेंटिफाई किया कि कौन से इश्यूज़ हम समझते हैं कि सबसे मेन इश्यूज़ हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के साथ साथ हमने मौसमी तब्दीली, इसलिए हम तो मैं एक्चुअली इन्हीं लोगों के साथ जो सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ मंसूबे हमारे हैं, उनके साथ उन पे भी बात कर रहे थे। तो हमारे लिए वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सो इफ़ वी डिवाइड के पाकिस्तान में तो वैसे बहुत से मसले हैं, लेकिन इफ़ वी वांट टू डिस्टिल देम डाउन टू द टू दैट आई आइडेंटिफाइड फॉर माई सेल्फ, कि अब आगे जाके ना सिर्फ आज फिर आगे जो 50 साल है उसमें मैं क्या समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे अहम इश्यूज़ हैं। तो एक हमारा मुआशी बहरान, और दूसरा जो मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान वाकई ख़तरे में है। और मुझे तो मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा हूँ, मगर जो डिटेल्स हैं इसके हवाले से वो तब मुझे समझ में आया जब पिछले साल हम उस बहुत ही बड़ा कुदरती आफत जो सैलाब था उससे गुजरे। उसके बाद एक्सपर्ट से दुनिया भर में इंटरैक्ट करते हुए मुझे ये पता चला कि आफ्टर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, द लार्जेस्ट कलेक्शन, एंड अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ मौजूद है तो उनको ये पहले से मालूम होगा कि द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ स्नो एंड आइस anywhere on the planet is the Himalayan region in Pakistan. तो इसका मतलब ये है कि जिस मौसमी तब्दीली के बारे में पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है कि इसलिए द नॉर्थ एंड द क्लाइमेट चेंज की वजह से द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर गोना बिगिन टू मेल्ट, और उसके जो असरात होंगे मुख्तलिफ ममालिक पे, हमारा वे ऑफ लाइफ पे, हमारा हेल्थ पे, हमारा सिटीज़ पे एक्सेट्रा, वो तो उस पर देख रहे हैं। नेचर को क्या ख़तरा होगा इससे, हमारे पोलर बेयर्स को, हमारे पेंगुइन्स को। मैंने ये कभी कहीं नहीं सुना कि क्या बनेगा of those 250 million people that live directly beneath the third largest collection of ice and snow anywhere on the planet. The polar bears or penguins nahi, 250 million people are going to be affected. First, by perpetual flooding, जैसे ये हमारे ये बर्फ पिघलेगा, और फिर उसके बाद by perpetual drought. तो इस इशू के बारे में मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आपके सियासतदान मगर हम सब का ये जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ
पाकिस्तान के अवाम को इस इशू के बारे में और कि हम कितने ख़तरे में हैं इस इशू के बारे में समझाएं, मगर हम दुनिया भर में ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है, हम 1% से कम कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया के कार्बन एमिशंस में, और हमारे तो सर्वाइवल इज एट स्टेक। एंड हम अपने भी पूरा फोकस अपने आप को इस खतरे से बचाने पे लगा दें और दुनिया के साथ मिलकर, इसलिए किसी एक मुल्क का तो बस की बात नहीं है, ये हमारे रीजन का और फिर पूरी दुनिया के साथ मिलके हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो एक तरफ एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस और साथ साथ जिन मुश्किल मुआशी हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं वो आपके सामने हैं। मैंने अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने अपना अवामी मुआशी मुआहिदा में इंक्लूड किया है, one of the most starkest examples is कि 8 years ago, if a family had a joint income of 35,000 rupees, तो फिर वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना भी खिला सकते थे, तालीम भी दिलवा सकते थे, रिक्रिएशन या इमरजेंसीज में अपने बुजुर्गों का इलाज भी करवा सकते थे। आज अगर वही काम करना है तो कम से कम आपका जॉइंट इनकम 70,000 रुपीस का होना है। अब 8 साल में लोगों का तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं हुआ, लोगों के आमदनी में इजाफा नहीं होगा, तो इन हालात में हम क्या करें? हमने बैठ के सोचा और समझा कि जो रवायती तरीक़ेकार है इस मुल्क में, जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, कि आप अपने इशराफिया को फैसिलिटेट करें कि जो अमीर लोग हैं वो मज़ीद पैसा कमाएं, और अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो फिर खुद ब खुद वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है किसी तरीके से ये मुआशी फ़ायदा हमारा निचले तबका तक पहुँचेगा। कि ये अब साबित हो चुका है कि ये एक नाकाम तरीक़ाकार है, और जो तरीक़ा कामयाब हो सकता है वो ये कि अगर आप अपना पसमानदा तबकात को, अपने निचले तबकात को, आम आदमी को एम्पावर करिए उसी रिसोर्सेज के साथ, तो वो रिसोर्सेज आपका ज़्यादा काम आएगा और आपकी मईशत की तरक्की ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर होगा। पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस को समझते हुए जब हमने हमारे फिगर्स को एनालाइज किया, तो मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात था कि हमारा वफाकी हुकूमत के पास ऐसा 17 वजारतें थे जो कि 2015 में 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व होना चाहिए थे, आज तक नहीं हुए, और सालाना जहां हम इस मुआशी क्राइसिस में है, more than 300 billion rupees are spent by the government of Pakistan just to run these 17 ministries. इसके साथ साथ हमारा वफाकी बजट से अशराफिया को अगर हम टैली करते हैं कि कितना सब्सिडीज मिलते हैं हमारा मुल्क की अशराफिया को, हमारा बिजली घरों को, हमारा फर्टिलाइज़र कंपनीज को, हमारे बड़े बड़े एलीट को, वो 1,500 अरब रुपया सालाना इशराफिया को पाकिस्तान की हुकूमत सब्सिडी की सूरत में दिलवाते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आके ना सिर्फ वो 17 वजारतें बंद करेंगे, मगर ये तमाम जो अशराफिया का सब्सिडीज़ है इनको ख़त्म करके अपने अवाम पे खर्च करेंगे, अपने पसमानदा तबकात को, निचले तबका को रिलीफ, ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाने के लिए मगर हमारा इकोनॉमी को बॉटम अप स्टिमुलेट करने के लिए। इसका जो मोडस ऑपरेंडी होगा वो ये कि हमें, जहां हम हुकूमत की
वो वजारतें बंद करके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काट रहे हैं, हमें डेवलपमेंट पे तो खर्च करना पड़ेगा. हमें इफ़ यू कंपेयर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से आज तक अगर आप कंपेयर करें तो उस वक्त हमारा जो पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर था वो 12% ऑफ जीडीपी था. आज हम 2% ऑफ जीडीपी पे पहुंच चुके हैं. तो हमारा प्रपोजल ये है कि हम पाकिस्तान की पूरा जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको रिविजिट करें और हम अपने मौसमी तब्दीली का ख़तरा को सामने रखते हुए अपना तमाम जो हम डेवलपमेंट के काम करते हैं वो इसी लिहाज से देखें कि हमें एक क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान बनाना है, जिससे हम जो अब ये चेंजेस आ रहे हैं उनको हम ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने अवाम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनको हमारा मईशत को, और टेक दिस चैलेंज बाय द हॉर्न्स. उस तरीके से हम अगर हुकूमत की तरफ से अपना इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एनर्जी ट्रांजिशन में हमारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इन पे इस तरीके से इन्वेस्ट करें, हम ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला कर सकते हैं मगर हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं हमारे अवाम के लिए. हम सो कॉल्ड ग्रीन जॉब्स के मौके पैदा कर सकते हैं हमारा अवाम के लिए मुल्क भर में. अगर हमने इतना, I'm sorry I'm going on very long, I'm just about to conclude and then hand over to you, कि हम अगर ये मुश्किल फैसले हैं, मैंने तो 18 महीना गुजारा है वफाकी हुकूमत में, मैं जानता हूँ कि इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की जहनीत क्या है. वो ये है कि वो ना खुद कुछ करना चाहते हैं ना किसी और को कुछ करना देने की इजाज़त है, और साथ साथ बहुत पावरफुल लॉबीज़ हैं हमारा इकॉनमी में, हमारा एलीट के जो हुकूमत पे और मुआशरे पे इन्फ्लुएंस रखते हैं. अगर कोई भी हुकूमत ये फैसला करे कि हम इनके वजारतें ख़त्म कर देंगे, हम इनके सब्सिडीज़ ख़त्म कर देंगे, तो एक पावरफुल सेक्टर से पावरफुल रिएक्शन आएगा. मगर इसलिए कि हुकूमत उसी पैसा को अवाम पे खर्च कर रही है, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, चाहे वो हमारा मजदूर कार्ड के थ्रू, चाहे वो हमारा किसान कार्ड के थ्रू, चाहे हमारा नौजवान कार्ड के थ्रू, चाहे हमारा सोलर ट्रांजिशन को यकीनी बनाने के लिए 300 यूनिट सोलर बिजली के थ्रू. इस तरीके से तो पाकिस्तान के अवाम हुकूमत के साथ इन पॉलिसीज़ के साथ खड़े होंगे, और जितने भी चीखे निकलते हैं इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के और हमारा इशराफिया से, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसलिए पाकिस्तान के अवाम आपके साथ देंगे. तो ये बड़ा एक थोड़ा सा लंबा मैंने एक्सप्लेनेशन किया, ये बड़ा सिंपल मेरा थॉट प्रोसेस इस अवामी मुआशरे मुआहिदा के पीछे है. यही वो नया सोच है जिससे मैं पाकिस्तान के अवाम को अपील करना चाह रहा हूँ कि रैशनैलिटी मेरा ये इस पे जो हमारा रैशनैलिटी है, जो हमारा इश्यूज़ होंगे वो आप ज़रूर सवाल करें. बट दिस इज़ माई केस बिफोर यू एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि मुश्किल वक्त ज़रूर हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, but for big problems we can propose some simple solutions. I thank you. बिलावल साहब, you would be surprised to know कि जब मैं इन लोगों से इनफॉर्मल एक्शन कर रहा था तो यहाँ पे एक लेडी थी हु इज़ फ्रॉम जो गिलगित बल्तिस्तान की थी. खड़ी हो जाए ना, कोई ऐसी बात नहीं, क्यों घबरा क्यों गई है. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. इन्होंने ये कहा था, यू नो फर्स्ट थिंग शी सेड, इन्होंने कहा जी कि मैं आप पूछो क्या सवाल किया था.
السلام علیکم, میرا نام آصفہ افسر ہے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے. ماشاء اللہ, نائس ٹو میٹ یو. نائس ٹو میٹ یو. تو ایز یو سیڈ یور مینڈیٹ از کلائمیٹ چینج, تو میرا کویشچن بھی کلائمیٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. تو ایز یو سیڈ کہ گلگت بلتستان از ویری پرون ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس فیسنگ ویری سیریس ایشوز. سو واٹ آر یور اردو بولو نا تھوڑی سی, کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں, تو کیا آپ کی پلاننگس ہیں, کیا اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو فلڈس ہوں گی یا گلیشیئر ایروجنز یا ہیٹ ایروجنز وغیرہ ہوں گی, اس کے لیے اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے وٹ آر یور اسپیسیفک, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے نا. تھینک یو. اچھا ایک میں بات بتاؤں, کہہ رہی تھی میں یہ سوال سر پوچھ سکتی ہوں؟ میں کہا تمہارا نام آصفہ ہے اور تم ڈر رہی ہو یہ سوال کرنے سے. مجھے یہ بتاؤ, ابھی تک جو انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی اس پہ آپ کو اطمینان ہوا کچھ کہ ایٹ لیسٹ ان کی پرائیورٹیز میں ہے؟ جی جی بالکل, آئی ایم ہیپی ٹو ہرڈ دیٹ. چلے, تھینک یو ویری مچ. یہ بھیا اگر کوئی تھینک یو آصفہ, آپ کو بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں اپنے in all of my travels all across Pakistan, I was the most touched جب میں گلگت بلتستان میں ہی تھا, اور کچھ ینگ women سے انٹریکٹ, آپ سے بھی کم عمر تھے, I think they were in high school. ایک نے مجھے شہید بی بی کے کتاب کے بارے میں, ڈاٹر آف ڈیسٹنی کے بارے میں سوال کیا, دوسرا نے مجھے موسمی تبدیلی کے بارے میں سوال کیا. اور I mean and again کہ آج بھی آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, I think it's significant because you feel it is a matter of your survival. The people of Gilgit-Baltistan have seen, they experience, they're witnessing how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant, the people in Baltistan, but actually all over Pakistan. یہ جو سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اتنا نقصان ہوا, وہ جنوبی پختونخوا, جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی قدرتی آفت کی وجہ سے تاریخی نقصان ہوا. گلگت بلتستان کی کچھ مسائل کا آپ نے ذکر کیا. یہ میں لاہور سے ابھی ہو کر آیا ہوں, وہاں تو آپ سانس نہیں لے سکتے. کبھی آپ چاہو ہم فلڈس کے تو obviously اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, مگر اسی فلڈ سے پہلے we had the longest drought that we have ever seen, جس کا نقصان نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت پہ مگر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ we had the first forest fires that we'd seen in a long time in Pakhtunkhwa and in Balochistan. تو ہمارا پروپوزل ہی یہ ہے کہ we need to now اینڈ جو روایتی طریقہ کار ہے ہمارا منصوبہ بندی کا کہ میرا یہ سڑک بنا دیں یا کوئی ایسے پروپوزل آئے, اور جو پاکستان کا تمام ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہیں, ہم نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے. ہم کیسے گلگت بلتستان کے انفراسٹرکچر, پورا پاکستان کا مگر اس لیے کہ آپ کا سوال وہاں سے تعلق, ہم کیسے اب اگر گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں. اگر ایگریکلچر کا نظام جو چھوٹا موٹا وہاں چلتے ہیں اچھے جب موسم ہے, اس کو بھی دیکھا جائے کہ ہم کیسے اس کو اب اڈیپٹ کر سکتے ہیں اس صورت میں جہاں موسمی تبدیلی ہمارا ذرائع نظام کو نہ صرف گلگت بلتستان میں مگر ملک بھر میں متاثر ہو رہا ہے. ہم جہاں تک انرجی کا یا سوال ہے وہاں تو ضرور ہمارا کنٹریبیوشن تو صرف 1% سے کم ہے دنیا کا, تو شاید اگر اس لحاظ سے ہم میسو امپیکٹ نہیں ڈال سکتے, مگر ہم پاکستان کا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس جدوجہد میں. اینڈ ویسے ہی میں سمجھتا اگر آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ بلوچستان اور سندھ سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ پشاور پختونخوا کے دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہو, تو ویسے آپ کا اعتماد نہیں ہے اس ملک کی بجلی کے نظام پہ. اینی وے
एक्चुअली अगर आप कराची से भी ताल्लुक़ रखते हो तो आपके इतना एतमाद नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे, तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा एनर्जी ट्रांजिशन की जो मैंने प्रपोज़ल अपने मंशूर में दिया है वो दो, एक कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ऑप्शंस होंगे, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम पब्लिक प्राइवेट की मॉडल लेके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं, जिससे हुकूमत की इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ज़मीन होगा, और हम प्राइवेट सेक्टर को दावत दें कि वो चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, आपके यहाँ कोई हाइडल हो या जो भी हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू, ग्रीन एनर्जी पार्क्स के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस दिलवाना शुरू करते हैं, ताकि हम कम कीमत में अपने तमाम लोगों को, आवाम को कम कीमत की बिजली दिलवा सकते हैं। मेरा जो 300 यूनिट का प्रपोज़ल है, जिसका काफ़ी तनकीद किया जाता है विदाउट रीडिंग, जो कि आई एम श्योर यू ऑब्जेक्ट टू द मोस्ट, कि जो मेरा 300 यूनिट का प्रपोज़ल है वो ये कि जिन हम 300 यूनिट का के इलेक्ट्रिक का बिल सब्सिडी ना दें, हम 300 यूनिट की सोलर के लिए गरीब लोगों को ये दिलवा दे, ताकि उनको अपना एनर्जी नीड्स भी वो पूरा करे और अपना हम कैटलाइज करें हमारा, अगर हमने ये जंप स्टार्ट करना है पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजिशन को, तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट हुकूमत की तरफ से विल इनकरेज more people to join this energy transition and encourage economic activity. इसी तरीके से अगर आप घर बना रहे हैं, उनको अब हमें क्लाइमेट रेजिलियंस के लिहाज से देखना पड़ेगा। जिन शहरों का मौसमी तब्दीली की वजह से सिबी हो, बलूचिस्तान या हमारा जेकबाद हो, सुबह सिंध का, वो 50 डिग्री से ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर होता है। जो भी इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे हमारे शहरों के क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी बिलावल साहब, आई एम सॉरी, इस तरह बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी, ओके फाइन, प्लीज लेट्स डू मुझे यहाँ पे एक खातून के गालिबन लास्ट में थी, वो बैठी हुई, I'll keep short answers इनको माइक दें, क्योंकि ये जो आपका आजकल ये जो चल रहा है ना जी स्लोगन के चुनो नई सोच को, उसके रेफरेंस में इनको कोई पीपल्स पार्टी का नारा याद आया था, तो आप बताओ। अच्छा, इसके बाद ना आप लोग अपने हाथ खड़े कीजिएगा ताकि मैं आपको रिकग्नाइज करूं। एक बात मैं इंतहाई डिटाई से तुम लोगों को ये कह रहा हूं कि आई वुड प्रेफर टू हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स रादर देन बॉयज, क्योंकि ये बीवी शहीद के बेटे भी हैं। जी जनाब अली। हाँ, Assalamu alaikum. My name is Rabil and I'm from the Management Sciences Department. Wow. So, sir, the current slogan of your manifesto is "Chuno nayi soch ko." But my question is, have you forgotten roti, kapda और मकान? Because मैं नई सोच को तभी चुनूंगी जब मेरी basic necessity रोटी, कपड़ा और मकान पूरी होगी. So please, I would like you to shed some light on it. Thank you. तो I hope I hope कि जहाँ तक रोटी, कपड़ा और मकान का सवाल है, मेरा अवामी मुआशी मुआहदा इस बात की सबूत है कि अभी तक हम रोटी, कपड़ा और मकान को एक बुनियादी फ़लसफ़ा तो समझते हैं, मगर जिस नई सोच की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इसलिए कि अगर हम नई सोच की तरफ नहीं जाते हैं ना, तो आप चाहे रोटी, कपड़ा, मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते। मैंने अब मैं सियासत में मतलब इलेक्ट हुआ 2018 में। मैं खान साहब के दौर को भी बड़े नज़दीक से देखा हूँ। मैं मियाँ साहब के दौर में या उसकी भाई की हुकूमत में एक हिस्सादार रहा हूँ। उसके टेल एंड पे या बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैं आप सब के साथ में वो देखता आ रहा हूँ, और मुझे एक मायूसी महसूस होता है, और ज़रूर आप सबको ये मायूसी महसूस हो रहा होगा कि एक किस्म की नफ़रत और तकसीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है,
اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے. ہائپر پارٹیزنشپ اینڈ ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اٹ از کرپلڈ ہمارا جو چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو, چاہے ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو, اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے, آئی کال اٹ اے فیور, اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے اور وہی پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں, اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے, جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ تو غدار یا جو بھی. اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے, اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں, ہمارے نظام میں چلنے سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. دوسری طرف جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا, اٹس ناٹ ایز سیکسی, بٹ کلائمیٹ چینج کا جو خطرات ہمیں ہیں شاید کسی اور ملک کو اتنا خطرہ ہو. تیسری طرف جو آپ کا دہشت گردی کے اور دہشت گرد جو ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اتنے عرصوں بعد, وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے حل کریں. اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں, وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا, اس پارٹیزنشپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا, اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر حکومت میں آیا, میں اگر اس ملک کی جو 8 فروری کو الیکشن ہے میں وہ جیتتا ہوں اور وفاقی حکومت بناتا ہوں, میرا کوشش یہ ہوگا کہ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے بڑھے, اور اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارا ایک سوچ ہے, جو نہ صرف میرا سوچ ہے, میری والدہ کے دور میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نہ کوئی سیاسی قیدی کو قید میں رکھیں گے, نہ ہم کسی میڈیا چینل نصرت جاوید صاحب یا کوئی اور کے خلاف کوئی پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا. اور اسی طریقے سے اس نئی سوچ کے ساتھ میرا امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اس سمت پہ چلیں گے جس سے ہم ترقی کر سکیں گے, جس سے ہم سب مل کے مسائل کے حل نکال سکتے, جس سے ہم یہ مان لیں کہ سیاست میں سیاسی اختلاف ہوگا, اختلاف رائے ہوگا, مگر اس کا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں. تو یہ میرا کوشش ہے, اور یہی میرا نئی سوچ کی نعرے کے پیچھے جو فلسفہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کپڑا اور مکان کے جو بنیادی سوچ ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, اسی کو ایک صرف بیس بنا کے ہم اپنے منشور میں نے یہ تیار سوال کرتے اس ہیں. لیے میرے دل کو لگا کہ 67-68 میں جب میں ابھی اسٹل آئی واز ان اسکول, تو میں خود بھی ان نعرہ لگانے والوں میں سے ہوتا تھا. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کے اس نسل کو بھی یاد ہے. اب چونکہ آپ نے اظہار رائے وغیرہ کی, آزادی کی بات کی, اور سوالات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو رہے ہیں. نہیں اس کے بعد تمہاری زین العابدین, یہ ان کا سوال چونکہ آپ نے آزادی رائے کی بات کی ہے, تو ان کی ایک بات جو ہے آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ, یو مسٹ آسک. Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy.
क्या हमें आप थोड़ी मिसाल दे के भी बता सकेंगे कि कैसे न्यू पीपल्स इकोनॉमी नहीं, पाकिस्तानियों की? आप तो कुछ और वो यानी मुश्किल वाला सवाल कर रही थी जिसमें नहीं फील्ड वील्ड सर, आई थी। वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला। हाँ, वो वाला पूछे ना, फील्ड वाला जिसमें आया था ना वो जिक्र। हाँ, राइट। सो न्यू पीपल्स इकोनॉमी कैसे पाकिस्तानियों की मदद करेगी बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई से निकलने में? अगर आप हमें थोड़ी नहीं मिसाल नहीं देंगे। बीबी, आपने ओरिजिनल अब उनको अपना सवाल पूछने नहीं दें। नहीं नहीं। This was my question. This was my question, sir. This was my question. Yeah, this was अच्छा, it. लेकिन ये चूंकि इसको वो काफी एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। अच्छा Yeah, जैनुल a bit of आबिदीन, it is मैं explained, इसलिए yeah. कह रहा हूँ कि सर आपकी रिपीट ना हो, कोई नए इश्यूज आ जाएं। ये वैसे मुझे इन्होंने तासुर ये दिया था कि बहुत जल्दी एक let me try and answer the question very quickly. एक तो जो मैंने explain किया, जो मेरा specific proposals voteter.com पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे जो 10 नुकात में से मैं चंद नुकात को आपको समझाना चाहूँगा जिससे मैं समझता हूँ कि हम आवाम को मदद पहुँचा सकते हैं। वैसे जो हमारा डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल का प्रपोजल है, हमारा रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रपोजल है, हमारा अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को 2% ऑफ जीडीपी को 12% ऑफ जीडीपी तक पहुंचाने का जो वादा है, इससे उम्मीद है कि हम ना सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे मगर रोज़गार के मौके प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ जो वो सब्सिडीज़ जिससे मैंने अशराफिया से लेके डायरेक्टली अवाम को पहुंचाना है, उसमें बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा के साथ साथ ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़े दिलवाने के वादा हमने किया है जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपने घर का ख्याल रख सके, अपनी किरदार अदा कर सके मईशत में। हमने इसको पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन के नाम से सूबा सिंध में शुरू किया है, जहाँ 1 लाख ख़वातीन इस मंसूबे से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हमारा मज़दूरों के लिए प्रपोज़ल है कि हम जब डिवॉल्व करेंगे वो 17 वजारतें, उनमें से EOBI इंशाल्लाह ताला डिवॉल्व होगा और हम इसको अब एक्सपैंड करना चाहते हैं, अडेप्ट करना चाहते हैं 2024 के लिए। और उसमें हमने ये बेनसीर मजदूर कार्ड का कॉन्सेप्ट अपनाया है जिससे हम चाहते हैं कि तमाम मजदूर, चाहे वो हुकूमत के इदारे में, प्राइवेट सेक्टर के इदारे में, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप किसी के घर पे काम करें, आप किसी दुकान पे काम करें, that they can all benefit from our labor policy, register and get a Mazdoor card, contribute and then at the end of the day receive social security and their pension. In the interim जो facilities हम सेहत के लिए, इल्म के लिए जो support labor के लिए दिया जाता है, उसको हम इस expanded definition of labor को भी यही support दिलवाते और हमारा कोशिश ये हो कि अब इसको यकीनी बनाएं कि मजदूर को मेहनत का सिला मिले और उनका फिक्र सिर्फ ये हो कि मैं मेरा कि मजदूरी करना है, उसके अलावा उनके बच्चों की तालीम हो, उनके बुजुर्गों का सेहत हो, हम उन चीज़ों को कवर करें। इसी तरीके से नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए हमने ऐसे इंटरवेंशंस प्रपोज किया है जिससे हम समझते हैं हम बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं या एक किस्म की माली मदद और तहफ़्फ़ुज़ आम शहरी को पहुंचा सकते हैं। अच्छा बिलावल साहब, मैं आपको एक बात से आगाह करना भूल गया हूँ। यहाँ जो आप बच्चे देख रहे हैं ना जी, ये एक लिमिटेड है बिकॉज ऑफ आवर यानी कि प्रोडक्शन लिमिटेशंस। इसकी वजह से ज़ाहिर कैमरा और लाइट्स और ये वो करनी होती हैं। इस वक्त इस तरह के बहुत सारे हॉल्स में यहाँ के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। Oh, really? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनके बारे में आपको दीगर बात बताऊं, ये कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ है। आई कैन अश्योर यू, वरना अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन सिटिंग हियर। ये तमाम के तमाम जो बच्चे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने किसी ना किसी तरह डिस्टिंक्शन हासिल की है। मोस्ट ऑफ देम आर मेडल होल्डर्स, नॉट नकम्मा स्टूडेंट्स लाइक मी। तो इसलिए प्लीज बी अश्योर कि ये कोई इनकी सिलेक्शन जो है इट्स प्योरली ऑन मेरिट, एब्सोल्युटली मेरिट। हाँ जैन, आपको सवाल करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनुल आबिदीन है, मैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट में से हूँ और साइकोलॉजी मेरा मेजर है। आपने मुआशी बहरान के बारे में बात की, तो आपने अपनी पिछले साल आपकी भी हुकूमत थी और आपने खान साहब की हुकूमत को भी देखा, तो वो देखें मुआशी तरक्की की तो मुश्किलात वगैरह है, पाकिस्तान जो मसले फेस वगैरह कर रहा है,
वो क्या उसके अलावा क्या रुकावटें वगैरह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरक्की वगैरह जो है वो हासिल वगैरह नहीं हो रही? तो एक तो ये है कि हमारे अफसोस के साथ जो हुक्मरान होते हैं वो उस संजीदगी के साथ मेरा ख्याल में जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क आज से नहीं कुछ सालों से गुजर रहा है, उस संजीदगी से ये क्राइसिस को नहीं समझना, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू ऑफ ना समझ रहे हैं, मगर इसको नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। और अगर ऑनेस्टली अगर हम कोई क्या देखा आपने, क्या सोचा? दोनों, आई एम नॉट सेइंग कि हमारा हुकूमत ने बेहतर किया, दोनों हुकूमतें, खान साहब के इकोनॉमिक टीम और जो हमारा हुकूमत का इकोनॉमिक टीम था, दोनों ने मुल्क की मीशत के साथ सियासत खेला, दोनों ने उस संजीदगी के साथ इस क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया, जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो खान साहब का तो आप सबको मालूम है, शायद अगर नहीं मैं दोहराता हूँ, अपने दौर का जो भी आप क्रिटिसाइज करेंगे फॉर इट्स ओवरऑल economic policy और economic contribution etc. जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये कि जब खान साहब को नज़र आ रहा था कि वो अदम एतमाद हार रहा था, तो अपना किया हुआ IMF के साथ मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए खान साहब ने 20 रुपया कम करवाया पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये महसूस हो कि उसके दौर में तो पेट्रोल कम था और हमारे आने वाले जो उसके बाद जो हुकूमत है वो आए तो देखो पेट्रोल की कीमतें ऊपर हुए तो वो लोग बुरे होंगे। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना है। ये जो कॉस्ट हमारा मईशत को हुआ कर्ज की सूरत में, जिस तरीके से हम डैमेज हुए, इसका बोझ मुझे आपको उठाना पड़ेगा आगे जाके। हमने समझा कि अब हम तो let me conclude, sorry, कि हम अब तो नई हुकूमत आया है, हम तो इन चीज़ों को एक सीरियसनेस के साथ लेंगे। शुरू में एक सीरियसनेस के साथ लिया भी गया और बड़ी मुश्किल से, इसलिए जब इंटरनेशनल डोमेन में आपके इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी वो किसी एक शख्स को नहीं देखते। अगर खान साहब अपना मुआहिदा को तोड़ते हैं तो पाकिस्तान ने अपने मुआहिदा को तोड़ा है, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने इसको धचका लगता है। मगर काफ़ी मुश्किलात के बावजूद के बजाय जो नई हुकूमत था एक मिल के मुश्किल से काम करके पाकिस्तान को एक बार फिर IMF की प्रोग्राम रिवाइव हुआ, वो सो कॉल्ड डिफ़ॉल्ट से हम बचे। और जब उसका पहला किस्त पाकिस्तान आ रहा था तो उसी वक्त वो चीज़ें हो रहे थे। सिंध और बलूचिस्तान की तरफ वो बारिश में इजाफा होता रहा और वो सैलाब का सूरत हाल पैदा शुरू हो गया। दूसरी तरफ पूरा मुल्क में, ज़्यादातर पंजाब में कुछ बाई इलेक्शंस आ रहे थे। अब उस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम 3 महीने के लिए, ये जितना मुश्किल था, मुझे पता था कि जितना मुश्किल था ये IMF का मुआहिदा को उस वक्त क्लोज करना, और ये फैसला किया गया कि नहीं, हमारे यहाँ फ्लड्स आए हैं तो हम खुद ये फैसला करते हैं कि 3 महीने हम अपने मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। वही काम जो खान साहब ने किया अपना सियासी फ़ायदा को आगे देखते हुए, वही काम नया हुकूमत ने इकोनॉमिक टीम ने किया। उसका बोझ एक बार फिर दार साहब ने नहीं उठाना है, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने नहीं उठाना है, और इसका वो खान साहब को भी ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इस कर्ज को, इस एक्सपेंस को, इस कॉस्ट को आपको और मुझे उठाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम शायद आम तौर का कोई मुआशी सूरत हाल होते, हमारा तो अमेरिका जैसे मईशत होता या किसी और मुल्क जैसे मईशत होता, तो शायद आप खेल सकते थे। जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत के साथ सियासत खेला गया है,
उसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। और कब तक ये एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हम सियासत करें, हम इनकी किस्मत के साथ खेले, हम पाकिस्तान की मीशत के साथ गैम्बल करें, और फिर मेरे अजीज हम वतनों आपने अब कुर्बानी देना है, अब हम आपके इस टैक्स में इजाफा होगा, इसकी कीमत में इजाफा होगा। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हमने तो आप वो कुर्बानी देना बंद करें और हम वफाकी हुकूमत से कहें कि आप ये सितारा वजारती की कुर्बानी दें। हम अशराफिया को कहें कि आप ये 1500 अरब सालाना सब्सिडी जो मिलता है उसका कुर्बानी दें, ताकि हम पाकिस्तान के अवाम पे ये पैसा खर्च करें। ये IMF का कहते हैं, आज या कल IMF ने कहा पाकिस्तान को कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी इजाफा करें और आप मज़ीद इस किस्म के वेलफेयर के मंसूबे लेकर आए। जब मैं अपना ये मुआहदा इंट्रोड्यूस किया था, जिस टेलीविज़न चैनल पे मैं किया, सवाल ये कहते थे कि आप ये कैसे करेंगे IMF। सच ये है कि आपका एक हुकूमत ऐसा हो जिसका नीयत सही हो, जिसका पॉलिसी सही हो, तो इसी IMF के साथ वो मुआहदा कर सकते हैं जहां हम पसमानदा तबकात का ख्याल भी रखें और पाकिस्तान की मईशत को एक नए सिमत में लेके जाए। जी बीवी, आप करना चाह रही? जी। Assalamualaikum. My name is Aiza Zahir and I am a BS Media student, and I used to be an OPS student as well. OPS? Yeah. Oh, okay. My question is regarding Benazir Income Support Program. मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग इसमें फंडिंग प्रोवाइड करते हैं टू पीपल, तो व्हाई नॉट प्रोवाइड देम स्किल्स, ताकि और अ मीडियम, मतलब इस इनकम अगर आप फंड्स उनको देंगे तो उससे दे गेट डिपेंडेंट, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की वैसे भी आदत है कि डिपेंडेंट हो जाते हैं। सोच के इस तरह आप कौम को भिखारी बना रहे हैं, आप ये कह रही हैं ना? कैश नहीं, मतलब डिपेंडेंट हो रहे हैं ना, दे विल वेट फॉर द इनकम कि इनकम आए, दे डोंट लाइक, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर ओन। ये एक्सप्लेन कर दें। आपको ये बात पता है कि दुनिया के किसी और मुल्क में भी ऐसा प्रोग्राम है? No, I'm not aware. आई थिंक ब्राज़ील में भी है। Okay. इसी वजह से वहाँ पे अब वो आया सदर, इस वजह से कह रहा हूँ। एनीवे जी, आप एक्सप्लेन करें। जी वो जी ब्राज़ील में भी होगी, नहीं लेकिन आप एक्सप्लेन करें। So thank you, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो the Benazir Income Support Program is the first social safety net in Pakistan, और अब ये ना सिर्फ हमारे यहाँ मगर रीजनली एक स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। इजिप्ट से लेके फिलीपींस तक जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सोशल सिक्योरिटी के कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स का जिक्र करते हैं, तो इसी मॉडल को अपनाते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ना सिर्फ हम गुर्बत और महंगाई में हुकूमत की तरफ से माली मदद दिलवा के गरीब तरीन तबका को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। कि पाकिस्तान में जो हमारे ख़वातीन हैं, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि शी बिलीव्स दैट अ वुमन कैन नॉट बी ट्रूली एम्पावर्ड अनलेस शी इज़ इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। और आप ज़रा जायज़ा करें कि पाकिस्तान भर में किस किस्म का इंकलाब आया जब पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान से लेके साबिक फातह के कबायली इलाकों से लेके बलूचिस्तान के से लेके जनूबी पंजाब के नॉर्दर्न सिंध के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से लेके उनके ख़वातीन के पास ये बैंक कार्ड आया और उनको ये माली मदद मिला। इनको बेकारी नहीं, इसने एम्पावर किया है हमारे ख़वातीन को। इस सपोर्ट की वजह से मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स है जहाँ वो ना सिर्फ गुर्बत की लकीर से नीचे अपने आप को निकालें, इसलिए आपको जो मदद है वो ख़ुद तो नहीं निकाल देंगे किसी को गुर्बत से, बट बिकॉज इट सप्लीमेंट्स दैट। इस सपोर्ट की वजह से वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके, ये सपोर्ट की वजह से उनका गुजारा होता है।
But you're absolutely right, it was never just meant to be the Benazir Income Support Program. इसमें तो ये तो ज़रूर इसको चलना रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमने उसी वक्त जो इंट्रोड्यूस किया, वसीलाए हक, वसीलाए रोज़गार, वसीलाए तालीम, वसीलाए सेहत, और ये इन्होंने साथ साथ चलना था, जिससे हम अगर वसीलाए हक है तो वो बिलासूद कर्जा वाली बात है, जिससे हम बिलासूद कर्जे इन ख़वातीन को दे ताकि वो इकोनॉमिकली अपना कारोबार शुरू करे और उस तरीके से इकोनॉमिकली एम्पावर करे। वसीलाए रोज़गार इसका एक ऑफशूट था, जिससे इनको जिन स्किल्स की आप बात कर रहे हो वो स्किल्स हम दिलवा सके ताकि वो काम कर सके, रोज़गार कर सके। या तो इस तरीके से हमारा जो सोच बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में था, वो एक कॉम्प्रहेंसिव पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था। इसका जो कैश ट्रांसफ़र का पॉवर्टी एलिविएशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट का मंसूबा है, वो बहुत ही कामयाब रहा, मगर जो हुकूमतें इसके बाद आए, वो जो बाकी पोर्शंस है उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपना मंशूर में ये प्लेज किया है कि हम ना सिर्फ उसमें इजाफा करेंगे, मगर इन तमाम जो साथ चलने थे गुर्बत के मुकाबले करने के लिए मंसूबे जो कि ख़वातीन को टारगेट किए गए हैं, उनको भी हम रिव्यू करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इस हवाले से एक बात शायद वो चेयरमैन साहब आपको उन्हें रेफ़र करनी चाहिए थी, वो ये है कि अभी जैसे सिंध में जो घर तबाह हुए हैं उनको जब यानी रीबिल्ड किया जा रहा है तो उसका जो हक़ मिल्कियत है ना वो ख़वातीन को दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के मर्द हज़रात हो ना, चल निकल बारत हूँ, जब गुस्से में आते हैं तो अब औरत अब कहा करेगी, अल्लाह खैर करे हम जैसे लोगों पे। मैं अगर आप इसकी इजाज़त है, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ दिस वन इनिशिएटिव। ये हमारा उसी सैलाब जब आया था तो ऑब्वियसली पूरा, मैं वज़ीर ख़ारजा तो था और साथ में पूरा मुल्क का दौरा कर रहा था। जहाँ मैं जाता था वहाँ के ख़वातीन की अगर आप कहें कि एक मुतालबा क्या था, वो ये था कि मुझे घर बना के दो। तो मैं वापस आया सूबाई हुकूमत के साथ, वफाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के मैंने इनके घर बनाने हैं, और मुंह पे जवाब ना, नहीं हो सकता सर। और मैंने तो ये माना नहीं, और हमने फिर मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह साहब, अपने मुराद अली शाह साहब को, कि उन दिनों में एक तरफ हम एक दिन में बारिश हो रहा था और उसका मुकाबला कर रहे थे, रात में मेरे साथ वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स की मुलाकातें कर रहे थे ताकि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकते हैं। और हमने फिर वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन की फंडिंग की बंदोबस्त की, ना सिर्फ इसके लिए पूरा सैलाब के लिए, मगर एक हिस्सा जो है वो हमारा इन घर का तामीर करने के मंसूबा का, जहाँ हम 20 लाख घर सूबा भर में बना रहे हैं। जिनके घर तबाह हुए, उनको कच्चा घर थे, उनको पक्का घर मिल रहा है। साथ साथ जो इनिशिएटिव सिंध हुकूमत ने इसके साथ ज्वाइंट किया है वो ये जिसका नुसरत साहब जिक्र कर रहा था, जहाँ उस घर के जो मालिकाना हुकूक है उस घर की ख़वातीन को दिलवा रहे हैं। दिस इज़ नाउ द बिगेस्ट सिंगल एसेट ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान इन अ जनरेशन। आप अगर इस स्केल का कुछ हुआ हो तो आपको शीज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो लैंड रिफॉर्म्स है उस तब तक जाना पड़ेगा इस किस्म का एग्जाम्पल निकालने के लिए। इट इज़ द बिगेस्ट reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, जहाँ earthquake हुआ था। हम एक तरफ से climate resilient housing बना के मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर रहे हैं, मालिकाना हुकूक दिलवा के इनका economic empowerment और women empowerment का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये एक मुआशी इनकलाब का आगाज़ है। मैंने अपने मंशूर में वादा किया है कि इसी मॉडल को देखते हुए हम पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह ताला 30 लाख घर बनाएंगे पाकिस्तान के गरीब तरीन औरतों के लिए, जो कि एक तरफ तो घर की थी अपनी, बट द पॉइंट इज कि द एसेट ट्रांसफर, द एम्पावरमेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ये एसेट इनके पास होगा तो रातों रात इनका इकोनॉमिक स्टेटस में इजाफा होगा।
ये एसेट इनके पास होगा तो वो फैसला कर सकते हैं कि क्या मैंने अपने आने वाले नस्लों के लिए वो रख सकते हैं और इसकी प्राइस में इजाफा होता रहेगा। वो अगर कोई काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, अपने ज़रात में इन्वेस्ट करना चाहे, तो इस एसेट को के साथ एक लोन ले सकते हैं और उस पैसा को वो अपना कारोबार में या अपना काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाके उनके बच्चे जो है अगर इस एसेट को बेचते हैं तो उस तरीके से इकोनॉमिक, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट मेरे पास शायद वो पैसा ना हो, वो रिसोर्सेज ना हो कि मैं सब कुछ कर सकूं, but there's so much for us to unlock in the economic potential of Pakistan. ये तमाम 2 लाख घरों को जो हम दिलवा रहे हैं वो तो स्टेट लैंड पे था, अब ना वो लैंड हुकूमत का कोई काम आना था, इसलिए लोगों ने वहाँ रहना था कच्चे घर में, मगर उधर ही रहना था। तो अब हमने उस लैंड का इकोनॉमिक उस लैंड से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शुरू किया है वो इंशाल्लाह ताला बॉटम ऑफ द पिरामिड से हमारा मीशत को फ़ायदा भी दिलवाएगा। जी भाई, आप करना चाह रहे थे। My name is Mohammad Maz and I'm student of social sciences. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप रिपीटेडली 17 मिनिस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो सर आपने कहा कि जब भी इन पर अशराफिया पर हाथ डाला जाता है तो रेजिस्टेंस आती है, तो इन केस यू कम इन पावर तो आप किस तरह से, इन केस अगर आप भी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली फेस करेंगे तो आप उसको किस तरह से फिर डील करेंगे? तो आपका सवाल तो बड़ा वैलिड है। हाथ तो सही तरीका तो सिर्फ एक दफ़ा लगा और वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में था और उसका जवाब में कायदे अवाम को तख्तेदार पे लटकाया गया। उस वक्त जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेके आम आदमी को दिलवाया, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. अब जो आप कह रहे हैं रिएक्शन तो ज़रूर होगा, मुश्किल होगा। ये चैनल्स जिस पे वैसे हमारे किरदार कशी के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो क्या करेंगे, मज़ीद बात करेंगे हमारे ख़िलाफ़। हल ये है कि हमने अवाम को अपने साथ जोड़ना है, ना सिर्फ अपने साथ, अपने से ज़्यादा मुल्क के साथ, रियासत के साथ, मईशत के साथ, कि वो महसूस करें कि मेरा स्टेक है इस चीज़ में। अभी अगर मैं कल उठ जाए और कहूँ कि मैं ये बंद करूँगा और इस पैसा से मैं कोई फैंसी हथियार लेना है मैंने, या इस पैसा से मैंने एक मेट्रो बनाना है, तो वो हो तो जाएगा, मगर जो रेजिस्टेंस है वो अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो मेरा थ्योरी है वो ये कि इसलिए कि हम वो पैसा पाकिस्तान के अवाम पे खर्च कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको, अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो डायरेक्टली अपने नौजवानों को, अपने किसानों को, अपने मजदूरों को वही फ़ायदा पहुंचा रहा हूं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मुश्किल फ़ैसले लिए जाते हैं और रिएक्शन होता है तो उम्मीद इतना कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम खड़े हो तो आप इशराफियत से भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो मतलब मेरे सोच से समझ से बाहर है, 2015 में डिवॉल्व होने थे, अब काम क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, मैंने तो उनको काम करते हुए नहीं देखा। ढीठ होके कहते हैं कि नहीं 18वीं तरमीम की वजह से ना अब सुबह से पैसे वापस लो। छोटा सा मैंने मतलब किताब उठा के मैथ करना शुरू कर दिया और पता लगा कि ये हमारा 300 अरब सालाना लेते हैं इन वजारतें को चलाने में। अगर कोई एक तो आइडियल सिचुएशन है कि मैं पहले दिन पे आके इन सबको बंद कर दूं, अगर कोई मुश्किल उसमें है, कोई जेन्युइन रीज़न सामने आता है तो हम एक ट्रांजिशन फेज तय कर सकते हैं कि किस तरीके से, मगर होना तो पड़ेगा। वी कांट हैव दिस डबल। जी आप Firstly, the manifesto sounds very promising and embedded in equal opportunity for everyone across the social strata. My question is, as per your vision of Nai Soch, how do you plan on empowering the religious minorities and marginalized communities of the country and integrating them in the mainstream socio-economic web? Okay, that's a very important question and fair point also. मैंने अपना जो अवामी मुआशी मुआहिदा है इसमें तो एक्चुअली हमने
specifically zikr bhi nahi kiya hai. So I'm very glad that you pointed out. In our actual manifesto, we've laid out a comprehensive plan to address the various issues that minority communities in Pakistan face. Even in the past, I'm just trying to take out the specifics, but even in the past, Pakistan People's Party ne قانونی لحاظ سے ریفارم سے ان کمیونٹیز کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. جو رہتے ہیں وہ بھی ہم نے پلیج کیا ہے اپنے منشور پہ, رائٹس فار آل آن پیج 30 آف مائی مینیفیسٹو. ہم تفصیل میں جاتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اگر میں نے ایک اسپیسیفک جو 2 چیزوں کو جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ان کے جو زیادہ شکایتیں ہیں, ایک انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا اور مس یوز آف دا بلاسفیمی لاء کا. دونوں کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ پلیجز کیے گئے ہیں کہ ہم نہ صرف انفورسڈ ڈسپیئرنس کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے مگر مس یوز آف دا بلاسفیمی لاء کے ایشو پہ بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ یہ ڈالا ہے کہ ہم یہ 2 ایشوز ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ there's quite expansive, I mean وہ میں آپ کو جی آپ نے کرنا تھا سرائکی ہے جی, لیکن کرو گی اردو میں, سرائکی میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلو. السلام علیکم, میرا نام آئمہ خان ہے اور میں بی اے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق ساؤتھ پنجاب ریرا غازی خان سے ہے. تو میرا کوسچن یہ ہوگا کہ آج سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے بہت وعدے کیے ہیں کہ وہ سرائکی صوبہ بنائیں گے, انکلیوڈ پاکستان پیپلز پارٹی ایز ویل. تو آپ ہمیں کیسے انشور کریں گے کہ اگر آپ اس دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ہمیں سرائکی صوبہ نظر آئے گا بنا ہوا؟ تھینک یو آپ کے سوال کے لیے. آئی ڈونٹ نو ایز فار ایز ساری سیاسی جماعتیں نے یہ وعدہ کیا اور شاید, بٹ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ہم نے جنوبی پنجاب پہ ہمیشہ فوکس کیا ہے, نہ صرف آج سے مگر ہر دور میں. یا ہم کبھی صدر پاکستان بنائے تو وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. I mean that didn't go so well for us, but بن گیا. اور پھر ہم نے وزیر اعظم جب بنائے تو ملتان سے. اور آپ اگر ہمارا جو ان زمانے کا بجٹ پی ایس ڈی پی کا ایکسپینڈیچر کا کمپیریسن کریں خان صاحب کے دور سے, میاں صاحب کے دور سے, کسی اور کے دور سے, جو حق بنتا تھا جنوبی پنجاب کا ایز اے پرسنٹیج آف دا ایکسپینڈیچر آف پاکستان, وہ ایک دفعہ پورا ہوا. اس کے علاوہ اس پرسنٹیج کو I think it was 31% or whatever the exact number was. اس کے علاوہ کسی اور کی no one has put their money where their mouth is as far as جنوبی پنجاب is concerned. جہاں تک یہ تحریک ہے, آپ نے ایک نام استعمال کیا, لوگ ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں کہ کیسے بنیں گے. جو پیپلز پارٹی نے اس پہ آغاز لیا, ہم نے پارلیمنٹ سے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے وہ لیجسلیشن بھی کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو تو ریکویسٹ یہ ہوگا کہ ہمیں وہ 2/3 اکثریت دلوائے جس سے ہم آئین میں وہ ترمیمیں کر سکتے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. تب تک کرنا کیا ہے, تب تک ہم نے جو بنیادی ایشوز ہیں, جو پسماندگی ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. ایک طریقہ یہ کہ ایٹ لیسٹ پروپورشنلی جو ان کا ایکسپینڈیچر ہے ان کو وہ حق دیا جائے, مگر ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ چولستان کے علاقہ کو اٹھا کے دیکھیں یا آپ ہمارا میڈیا کو دیکھیں, جس طریقے سے جنوبی پنجاب کو ان کے کنسرنس کو نیشنل مین اسٹریم کانورسیشن سے آؤٹ رکھا جاتا ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم تمام پسماندہ علاقے سے نمائندگی بھی رکھتے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جہاں صوبے بنانے والی بات ہے
हमारा आइन में उनकी कोई अभी तक तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत होगा। जी भाई आप। Assalamu alaikum. My name is Jawad Ahmed and I'm a student of BScs. So my question is, in the last 2 years, we saw a record number of students, graduate students who left Pakistan. So what do you suggest or what are your plans to stop this brain drain which is going on in the country? And हम students जो हैं मायूस हैं, तो इस मायूसी को आप किस तरह दूर करेंगे and what are your plans for that? Thank you भाई। तो जहाँ तक ये ब्रेन ड्रेन की सवाल है, अगर मायूसी की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, मगर उसके other than that we do have a problem and that is जो हमारा demographic growth rates है, उसमें जो हमारा नौजवानों का population है, जो आप बार बार सुनते हो कि 65% of our population is youth, ये एक demographic explosion है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार कैसे दिलवाएंगे। एक तो हमने ये प्रपोजल दिया कि हम इस तरीके से ऐसे इन्वेस्ट करेंगे हमारे मीशत में, हमारे डेवलपमेंट में, जहाँ से हम डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, मगर साथ साथ हमें फिर अपना इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। तो मेरी नज़र में एक तरीका है कि हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, जहाँ हमारे यहाँ हमारे यंगर पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चैलेंज ये है। दूसरे ममालिक में, ज़्यादातर ममालिक में पूरी दुनिया में उनका प्रॉब्लम इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट, एंड वहाँ जो उनके बुज़ुर्गों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत ज़्यादा है, जो नौजवानों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत कम है। ये उन ममालिक में बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो ना उस पॉपुलेशन उनके पास है कि वो उनकी बुज़ुर्गों का ख्याल रख सके, ना वो अपने मईशत में वो जॉब्स फिल कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन से, जो इस डेमोग्राफिक चैलेंज की वजह से मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो मेरा प्रपोजल ये है कि वी मैरी द टू, और मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया जब मैं 18 महीने के लिए मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा था। जहाँ मैं जाता था, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम को उन ममालिक में रोज़गार करवाने के लिए, उस पर मैं उनसे बातचीत का आगाज़ किया। यूरोपियन यूनियन के साथ इस पे डायलॉग या चल रहा है या कंक्लूड हुआ। I mean, I can't tell you everywhere. मैं हंगरी गया तो हंगरी में इनका ये यूरोपियन यूनियन में ये मसला था। जापान गया तो पता चला कि इनको सालाना 4 million, they need 4 million people to come to their country every year to meet their demographic challenge. तो अब और बाकी मुल्क में, मिडल ईस्ट में ऐसे सिचुएशन है। तो मेरा प्रपोजल ये है कि हम अपने नौजवानों को वो मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें। मॉडर्न स्किल्स का मतलब वो टेक्निकल स्किल्स, चाहे वो लो स्किल हो या हाई स्किल हो, डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स दैट आर नेसेसरी, और साथ साथ मॉडर्न स्किल्स के साथ साथ हमें लैंग्वेज कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई प्रपोज टू डू दिस थ्रू माई यूथ सेंटर्स, बट आई एम श्योर दैट दे कैन बी डन, बिकॉज हमारे बहुत से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं मगर दे नॉट कोऑर्डिनेटेड अंडर एनी वन बॉडी। तो हमारा यूथ सेंटर के थ्रू हमारा प्रपोजल ये है कि हम मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें, टेक्निकल स्किल्स दिलवा दें, यहाँ तक कि लैंग्वेज स्किल्स, कि अगर मैंने वो 4 मिलियन जापान का इनको अचानक ज़रूरत पड़े किसी स्किल का, मैं 6 महीने के अंदर अपने बच्चों को बेसिक्स रूडिमेंट्री जापानीज़ भी सिखा दूँ, उनको वो स्किल या उनके पास वो स्किल है पहले से या उनको ये स्किल दिलवा दे और लिंक अप करे कि ये मेरे नौजवान को आप वो नौकरी दे। मैं तो ब्रेन ड्रेन मायूसी की वजह से मैं तो नहीं चाहूँगा कि हो, मगर मैं प्रोएक्टिवली अगर हमारा हुकूमत मिले तो हमारा एक तो नज़र मुख्तलिफ है दूसरी सियासी जमातों से, हम समझते हैं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रोएक्टिवली कोशिश करे अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के लिए। वो हम ना सिर्फ पाकिस्तान में करेंगे मगर कायदे अवाम की तरह हम ये कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम को वो मौके मिले। जी आप। My name is Mubarak Khan and I am in BS Media Sciences
एंड माई क्वेश्चन इज़ किसी भी जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती है हर पार्टी की ना टारगेट ऑडियंस जो मेन होती है इज़ बेसिकली यूथ. तो आप लोगों ने यूथ को कितने परसेंट रेशो सीट्स का दिया है एंड बीइंग अ विमेन आई वांट टू नो कि उस रेशो में से कितनी सीट्स विमेंस को दी गई हैं यंग विमेंस को. गुड क्वेश्चन. I wish I had एक तो you'd be surprised to know कि मैं कल ही देख रहा था कि बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में परसेंटेज वाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा नौजवानों को टिकट्स दिए. आई थिंक हमारा परसेंटेज वाइज 18% है और दोनों PTI और मुस्लिम लीग नवाज ने इस परसेंटेज से कम सीट्स दिलवाए हैं. बट दैट्स नॉट इनफ. लुक आई फंडामेंटली मैं ये बिलीव करता हूँ विद अ पैशन कि जो हुकूमत में आते हैं ख़ास तौर पे इस बार हमारे जो बाकी सियासी जमातें हैं ये लिटरली इनका लास्ट इनिंग्स है. वो जो भी फैसला करे चाहे वो हमारा इकोनॉमी के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हो उनको उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन फैसले के उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा. और यही वजह है कि क़यादत में या एटलीस्ट वॉइस एट द टेबल इन डिसीजन मेकिंग हमें नौजवानों को देना चाहिए ताकि वो इन लोगों को समझाएं कि ये जो आप फैसले कर रहे हैं अगर हमने इसका बोझ उठाना है, अगर हमने इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना है तो हमारे बात तो सुने. मैंने ये प्रोएक्टिवली कोशिश किया कि नौजवानों को मौका दिया जाए. कहा जाता है कि बल्दियाती निज़ाम इज़ द लाइक नर्सरी फॉर पॉलिटिक्स. वहाँ मुझे रिसेंटली मौका मिला है सूबा सिंध में जहाँ सूबा भर में बल्दियाती इलेक्शंस हुए. तो हमारा मेयर ऑफ कराची मुर्तज़ा वहाब साहब recently turned 40, he's young. Mayor of Hyderabad, young. Mayor of Sakhar, Larkana, young. सोच इसके पीछे ये कि अगर नौजवानों को एक तो मेरिट पे उनके अपने मेहनत भी है, ऐसे भी नहीं है कि मैं कहूँ कि यंग है तो आप सब आगे आए, मगर साथ साथ कि वो उस अंदाज से काम करेंगे, वो उन इश्यूज को सामने रखते काम करेंगे, वो ऐसे फैसले लेंगे जिससे वो एटलीस्ट उम्मीद ये है कि हमें हमारा नुकसान ना हो. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये ऐसे दी प्रेजेंस चाहे हमारा टिकट्स भी हमने उतने नहीं दिए जितना हमें देने चाहिए थे नौजवानों को, और जहाँ मुश्किल सीट्स है या जहाँ इवन पक्के सीट्स है तो वहाँ भी बहुत मुश्किल होता है किसी को कहना कि आप पीछे हटे, किसी नौजवान को मौका दे. I'm not saying it's easy, but it's necessary if we're going to break through from this sort of रिवायती सोच. because एक चीज़ एक तरीके से हमेशा से होता आ रहा है तो some people find it easier कि ऐसे ही चलता रहे तो क्या फ़र्क पड़ेगा. नहीं, फ़र्क पड़ेगा, इसका नुकसान हो रहा है. और I've seen across from sort of the field all the way internationally कि पाकिस्तान के नौजवान कैसे काम कर सकते हैं. मौका दिया जाते हैं तो पाकिस्तान के नौजवान डिलीवर कर सकते हैं. जी भी आप करना चाहते हैं बहुत अरसे से. And you have to make alliance. If you do that, how are you going to take this नई सोच forward? Because obviously they will be retaliating to some of your ideas. So how are you going to take it forward? So there are two ways to deal in politics, right? And I've seen the other way. And ऐसा है कि चाहे वो खान साहब के दौर में हो या शायद हमारा में, it was like मेरी मर्जी, मेरा सोच ये है और यही अच्छा है और इस तरीके से करेंगे. और ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है the power of the majority हम अपना चीज़ को अमल दरामद करें. मगर साथ साथ एक दूसरा तरीक़ाकार है कि आप काम ले सकते हैं. मैं समझता हूँ कि यही तो खूबसूरती है हमारा पार्लिमानी निज़ाम का. यही खूबसूरती है हमारा पार्लिमानी निज़ाम का कि आप इसके बजाय कि आप अपने ही चीज़ को मसलत करें, आप ये समझ लें कि आप भी मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, जो दूसरे बंदा वहाँ खड़ा है या मुंतखब हुए हैं वो भी मोहब्बत वतन पाकिस्तानी ही हैं. और I might think I'm proposing the best way to solve the solution. Somebody else is proposing कि what they believe is the best way to solve a problem. हकीकत शायद ये हो कि मेरा राय में और उनका राय में दरमियान में से कोई बेस्ट ऑप्शन हो. जब आप सियासत को
ذاتی دشمनी में तब्दील करेंगे, मी वर्सेस देम में तब्दील करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस तरीके से बेस्ट ऑप्शन नहीं निकलता है. कंसेंसस बनाना पड़ता है. तो उम्मीद ये है कि आई पुट फॉरवर्ड माय प्रपोजल. अगर किसी में कोई डाउट है, कोई उनका बेहतर प्रपोजल है, उसको सुनने के लिए तैयार है. मगर आई थिंक दैट इट्स टाइम, वी कांट रिमेन अ वेलफेयर स्टेट फॉर द elite and continue to be a country that sees the historic rise in poverty, a historic rise of unemployment, not only unemployment, underemployment. मतलब स्किल्स हैं, तालीम है, डिग्रियां हैं, मगर इसलिए कि हम वो रोजगार के मौके नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ओवर क्वालिफाइड पीपल आर वर्किंग इन लोअर क्वालिफाइड जॉब्स. इसको टैकल करने के लिए मेरा अपना प्लान है. दूसरों के साथ बैठने के लिए, सोचने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, मगर दे हैव टू पुट फॉरवर्ड देयर प्रपोजल्स. अच्छा बिलावल साहब, बैड न्यूज़ इज वी आर लेफ्ट विद 3 minutes ओनली, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, तो ज़ाहिर है लोगों से जाना होगा. तो आप पहला सवाल कर लें, प्लीज़ बी ब्रीफ. आप भी सारे उसका ब्रीफ कर दीजिएगा. एंड दैट लेडी, ये बहुत देर से इंतज़ार कर. देखें जी, आप, आई एम सॉरी, जी आप प्लीज़. My name is Abdullah Athar. I am a student of Management Sciences. Your party has recently announced its manifesto. I'd really like to know what would be the implementation plan for this manifesto. तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये है कि हुकूमत बनाए और इस पे अमल दरामद करे. और मैं एक्चुअली मदद अपने आप से, ज़ाबित से लूँगा, आप जैसे नौजवानों से लूँगा, कि हमें आई नीड वेज टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. And I think if we're looking for new ways of thinking, so the best place to start is from universities. हुकूमत की तो रवायती तरीक़ेकार है. मैं अब इतना अरसा से पाकिस्तान की सियासत में रहा हूँ, मैं हुकूमत से काम निकालना जानता हूँ, और मैंने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया है सिंध में, काफ़ी कामयाबी इससे हासिल किया है. उससे मैं जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, मुझे मसाइल नहीं है, मगर मुझे ये चाहिए कि वी नीड new ways of doing things. We need energy that you bring to the table. So I am hoping to not have a government that just sort of sits at the top and rules over the country, but one that proactively engages. And I would like to believe कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनूँ, तो मैं ज़रूर आप जैसे इदारे में, दूसरे इदारे में खुद जाके इंगेज करके उन नौजवानों से मदद लूँगा. भाई चूँकि यदि वादा कर चुका हूँ, चले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली 1 minute. नेक्स्ट क्वेश्चन. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेम इज़ नेहा आमिर. आई एम स्टूडेंट ऑफ मीडिया साइंसेज बीएस. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप हुकूमत में आएंगे, तो जो आजकल हम लोग देखते हैं कि यूथ ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रही है, सिर्फ यूथ नहीं, बाकी भी बहुत से हमारे भाई जो काम कर रहे हैं, ड्राइव, फूड पैटर्न, आए दिन हुकूमत में इंटरनेट बंद हो जाता है और उनका नुकसान होता है. आप बिल्कुल सही तो ये किस तरह आप करेंगे हुकूमत में? आपका तो इतना फिट सवाल है, मैं क्या कहूँ. I've tried very proactively while I was foreign minister to encourage monetization on digital platforms in Pakistan. I went and engaged with Meta, with TikTok, with all the TikTok का तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बात तो करना था. सबसे कि मैं इस चीज़ को encourage करूँ. यहाँ तक कि मेटा के साथ उनका जो स्टार्स मोनेटाइजेशन फीचर है, उन्होंने मुझे वो मौका दिया कि मैं इस फीचर को पाकिस्तान के लिए लॉन्च करूं. मगर साथ साथ जो मैंने उनसे ब्रीफिंग लिया, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि पूरा दुनिया भर से हमें कंप्लेंट्स आते हैं कि किसी चीज़ ने उनके कानून का खिलाफ वर्जी किया है और उसको हमें देखना है. And this happens all over the world, and they say, look, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारा पॉलिसी ये है कि अगर हम कोई कानून को तोड़ रहे हैं किसी भी मुल्क में, तो उसका लीगल रेपरकशंस होता है. तो हमें वो मैन पावर की ज़रूरत है कि वो बंदा बैठे और वो एक कंप्लेंट को देखे, सही है नहीं है, व्हाटएवर, अपना एक्शंस भी ले. इसके साथ साथ अब हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप दफ्तर भी खोले, आप वो भी खोले, आप ये भी खोले. And then they showed me a graph. And they said, this is sitting in the Meta office in Singapore. कि ये पूरी दुनिया से हमारा जो complaints आते हैं, पाकिस्तान इधर था,
and all the way down, as in बाकी कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते थे. And वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि look, you are such a big potential for us, कि इतना बड़ा हमारा population है. मेटा खुद आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए you know we have infrastructure problems. मेरी बहन गिलगित बल्तिस्तान से पूछे कि कितना तेज उनका इंटरनेट वहाँ चलता है. तो we have infrastructure, communication infrastructure digitally, उसका भी प्रॉब्लम है. उसमें भी वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है. वो कह रहे थे कि हम वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में रुपीस में कॉमर्स की इजाज़त देते हैं. ये हमारे नज़र से हमारे इकोनॉमी, उनका प्रॉफिट मार्जिन के लिए नुकसान है, मगर वो नुकसान उठा के ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में. और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स दिए. मगर आखिरकार कि अगर आप ऐसे हमें ट्रीट करेंगे, एक तरफ इतने लीगल पीका की वजह से और ये तमाम कानून की वजह से इतना रिस्ट्रिक्शंस, ऊपर आप हमें अपने पैसा जो हम कमाते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर नहीं लेने की इजाज़त देंगे, तो कैसे ये तरक्की करेगा? पाकिस्तान में जितना डिजिटल मीडिया से, टैक्स से, मोनेटाइजेशन से हमें फ़ायदा होगा, शायद कोई और मुल्क है जो इतना फ़ायदा हो सकता है. हमारा जो एक्सपोर्ट्स के कंप्लेन करते हैं, मैं वो मसला सिर्फ एक इस जगह से हम हल कर सकते, जो रोज़गार के मौके हम प्रोवाइड नहीं कर सकते. एक बच्चा अपने गांव में बैठ के अपना ऐप बना के कमाना शुरू कर सकता है, और वो भी डॉलर्स में. मेरा जो नुक्ते नज़र है वो इतना कि आप जितने भी रुकावटें हैं वो ख़त्म करें, कम करें. There's this attitude in Islamabad and Muslim League and the bureaucracy कि अगर कोई अपना मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है ना, आप उन पे फेवर कर रहे हैं कि वो आके आपके हाथ से पैसा कमा रहे हैं. तो this is absolutely the reverse of what is true. आप ये तमाम कानून साजी पे एक दफ़ा फिर से हमें करना पड़ेगा, ताकि आसानी आपके लिए हो, आसानी दुनिया के लिए हो. अब सोचे, करने दे इनको, वो जलसा क्या होगा? टिकटॉक पे लोग आएंगे, इमरान खान के नारे लगाएंगे, क़यामत तो नहीं होगा ना. लेकिन आप उनके बारे में सोचे, वो दराज का बंदा, वो फूड पैंडा का बेचारा, वो करीम का जो चला रहा है अपना, उसका क्या होगा? This is now it's a new world. ये काम खान साहब अपने दौर में करता था, उसके बाद भी होता रहा. मेरा कोशिश ये होगा कि हम ये काम छोड़ें, एंड जिसका फ़ायदा है वो फ़ायदा हमें. जब हम कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, अब वो मोटरवे का ज़माना आ गया. इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान के अवाम को हाई स्पीड इंटरनेट इस मुल्क के कोने कोने पे पहुंचा दें, ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दें, और पाकिस्तान के नौजवान खुद हमारा मीशत की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे. भाईजान, मैं आप लोगों को इंतहाई ध्यानदारी से, जर्नलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि बिलावल साहब गेटिंग सो स्वेड, बहुत मुतासर हुए हैं. लेकिन आपके साथ इंटरेक्शन में विच इज़ ऑनेस्टली इम्प्रेसिव. आई एम ऑल्सो रियली, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. लेकिन सियासतदान ख़ास तौर पर जब वो इंतहाबी मुहिम में हों तो टाइम उनका नहीं होता. इनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बार बार मुझे इशारे किए चले जा रहे हैं, और मुझे इनसे रब्ते के लिए उनकी ज़रूरत रहेगी. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. वी हैव टू कॉल इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत ही अच्छा मुझे लगा. थैंक यू. Honorable Chairman, what a wonderful talk. My students, they have really enjoyed that talk, and it was a very meaningful dialogue, I must say. And we'll carry forward this dialogue. Thank you. On Thursday, we are having a seminar here on the manifesto. Fantastic. And that is organized by Asif Khan Sahab and Faradullah Babar Sahab. Oh, And this is how we move forward. Thank you. And maybe some other people, if they approach. Sure. So this is an academia where we discuss the issues. Thank But जो आपकी नई सोच है वो बड़ी important है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें. अल्लाह आपको इस नेक मकसद में कामयाबी दे इंशाल्लाह. बहुत सारी दुआओं के साथ. Thank you very much indeed. We have been very receptive. Thank you everyone. I had a fantastic time. Thank you.
रिक्वेस्ट होगी कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स